अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे HIF1 अल्फ़ा के बारे में। इसे हाइपोक्सिक इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फ़ा भी बोलते हैं। ये सब यूनिट है हेट्रो डाइमेरिक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जो कि ट्रांसक्राइब करता है जीन को, और सर्टन जीन जो इम्पॉर्टेंट जीन है, जो कि रिक्वायर्ड जीन है, एनकोडेड बाय HIF1 जीन। और क्रोमोसोम 14 के ऊपर इसकी लोकेशन है, और ये होता है कैंसर की प्रोग्रेशन में शामिल। तो कैंसर को प्रोग्रेस करता है, कैंसर को बढ़ाता है। चलें देखते हैं कि हाइपोक्सिक इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फ़ा कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हाइपोक्सीमिया है, ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है ब्लड में जब, तो सेल के अंदर समझो स्ट्रेस हो जाती है। और ये स्ट्रेस अगर क्रोनिक है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नॉन क्रोनिक है, थोड़े से ड्यूरेशन के लिए है, तो वो बायोजेनेसिस ऑफ सेवरल फंक्शन लीड टू रिपेयर द डीएनए की रिपेयर करता है। तो ये ऑक्सीजन का लो लेवल है। तो फॉर एग्जांपल HIF1 अल्फ़ा इंक्रीज़ हो जाता है, हाइपोक्सिया सेल के अंदर होता है, और ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज़ हो जाती है, और लैक्टेट प्रोडक्शन होती है, जिससे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, जिससे ATP 80% प्रोड्यूस होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीजन की वजह से रुक जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार थोड़ी है। और हमारा ब्रेन सेंस करता है, और हाइपोक्सीमिया हाइपोक्सिया क्रिएट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और हाइपोथैलेमस सेंस करके सिग्नल देता है, और जीन एक्टिवेट होती है थ्रू HIF1 अल्फ़ा और बीटा की बाइंड होने की वजह से जीन ट्रांसक्राइब होती है ग्रोथ हार्मोन में। और ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ करता है बोन ग्रोथ, IGF-1 इंक्रीज़ करता है RBC प्रोडक्शन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड बोन डेवलपमेंट। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो बेसिकली बोन की ग्रोथ करता है, और ओवरऑल ग्रोथ करता है। और IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट लिपिड ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड फ़ैट की लॉस करता है, फ़ैट को लॉस करता है। RBC प्रोडक्शन मोर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अगेन दोबारा ट्रैप करना आसान हो जाती है इस शॉक के बाद। तो ये फ़ायदा है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है इंक्रीज़ हो जाता है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज़ हो जाता है, और बोन डेवलपमेंट बढ़ जाती है IGF-1 की वजह से। इसका काज क्या है अगर क्रोनिक है? तो एस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, लंग्स इन्फेक्शन, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, लेस ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, इनकम्प्लीट कंबशन नो इन इनकम्प्लीट कंबशन इन रूम। तो जब आप कमरे के अंदर कोयले जलाते हैं तो HIF1 अल्फ़ा स्पाइक कर जाता है आपकी बॉडी के अंदर। सर्दियों में अक्सर आप कोयले जलाते हैं, तो वो इनकम्प्लीट कंबशन होती है। ये एक सेल है। इसमें हाइपोक्सिया और नॉर्मोक्सिया के बारे में बात करेंगे। हाइपोक्सिया में हम देखेंगे कि HIF1 अल्फ़ा जो है वो डिग्रेड नहीं होता, और नॉर्मोक्सिया में डिग्रेड हो जाता है। कैसे? चलो हम बात करते हैं। इसमें HIF1 अल्फ़ा जो है वो क्या करता है, लेस ऑक्सीजन की वजह से उबिक्यूटिनेशन नहीं होती इसमें। हाइपोक्सिया में फिर क्या होता है कि ये स्पेसिफिक जीन के साथ बाइंड करके ट्रांसक्राइब करता है सर्टन टाइप ऑफ जीन, और कुछ जीन को इनहिबिट कर देता है। कैसे? ग्लाइकोलाइसिस के लिए जितनी भी एंजाइम यूज़ होते हैं वो यहाँ से ट्रांसक्राइब होते हैं, और ग्लूटामाइन मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, वो रुक जाती है। ग्रोथ हार्मोन IGF-1, EGF, VEGF, एंजियोजेनेसिस, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कम हो जाती है, और PGC-1 अल्फ़ा जो कि स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो रुक जाता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज है तो डैमेज होता जाएगा, और कैंसर हो जाएगा अगर तो क्रोनिक हाइपोक्सिया है। चलो हम बात करते हैं नॉर्मोक्सिया में। नॉर्मोक्सिया में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नॉर्मल है, जिसमें पोरोलाइन हाइड्रोक्सिलेशन कॉन्जुगेशन होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंड होते हैं, और VHL बाइंड करके जो है HIF1 अल्फ़ा की उबिक्यूटिनेशन होती है, क्योंकि उबिक्विनोन कंबाइन होता है, और उबिक्यूटिनेशन हो जाती है HIF1 अल्फ़ा की। तो VHL के साथ बाइंड करके प्रोटियोसोम बाइंड करता है, और प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाती है,
जिसमें पेप्टाइड बनते हैं। तो ये तो होगी डिग्रेडेशन नॉर्मोक्सिया में। अब हाइपोक्सिया इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर तो हम शॉर्ट टर्म करते हैं स्ट्रेस, तो उसमें हमारी जीन एक्टिवेट होती है ग्रोथ के लिए, और उसमें अगेन जो है वो वर्क करते हैं। अब वारबर्ग के इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें वारबर्ग ने बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ट्रिगर होती है, और उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इसमें क्रैब्स साइकिल से हमें NADH और FADH2 बन मिलते हैं। ये 4 कम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और एक ATP सिंथेज है। NADH ऑक्सीडाइज होके प्रोटॉन पंप आउट करता है और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देता है, जिसकी वजह से 4 प्रोटॉन इस्तेमाल होते हैं, पंप इन होते हैं, और ATP प्रोडक्शन होती है 1, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलकर ऑक्सीजन के साथ वाटर बना देते हैं, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ। इसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है। लेकिन वारबर्ग ने क्या बोला कि ग्लूकोज और ग्लाइकोलाइसिस की वजह से पायरुवेट और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है, और पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्रैब साइकिल से ATP प्रोड्यूस नहीं करता। और ग्लूटामाइन जो कि न्यू रिसर्च है, ग्लूटामाइन आल्सो एनारोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस मोर ATP। तो 80% ATP प्रोड्यूस होती है एनारोबिक, जिसे हम एंशियंट फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और ये 80% ATP प्रोड्यूस होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की रिपेयर की ज़रूरत ही नहीं है। 20% एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और 20% जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो 80% होनी चाहिए। लेकिन अगर क्रोनिकली ये होता रहेगा तो PGC1 अल्फ़ा इनहिबिट हो जाएगा, इसकी जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर नहीं होगी और कैंसर प्रोग्रेशन होगी। थैंक्स।